What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर आर्मी. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. बड़ी ही प्यारी और बहुत शानदार और एक प्रैक्टिकल बात बोली गई है. सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए. अगर सोचने से सब कुछ हो जाता तो कोई भी इंसान इस दुनिया में कुछ नहीं करता. हर एक इंसान सोचता और वो चीजें उसको मिल जाती. तो इसीलिए सोचने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए आप लोग को एक्ट करना पड़ता है. अगर सोचने से सब कुछ होता तो मैं ये सोचता कि हमारे देश में कोई भी ऐसा पर्सन न रहे जिसकी अच्छी हेल्थ ना हो, यानी कि हर एक इंसान की अच्छी हेल्थ होनी चाहिए. हर एक पर्सन हमारी कंट्री में एक एजुकेटेड होना चाहिए. तो अगर सोचने से हो जाता तो काम कितना आसान होता ना. पर लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ जद्दोजहद करनी पड़ेगी. तभी जाकर हर एक पर्सन जो है वो एक हेल्दी पर्सन रहेगा और सबको एजुकेशन कम से कम मिल पाएगी. तो कहीं ना कहीं फ्री नहीं तो कम से कम अफोर्डेबल चीजें अगर देश में मिल जाएं, जो लोग जिसके जितना हैसियत है उसके हिसाब से उसको चीजें मिल जाएं, तो कैसा रहेगा. पर लेकिन सोचने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है. गवर्नमेंट के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है सबको यहाँ पर इस तरह की चीजें प्रोवाइड करा दे. अगर है भी तो उनको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जाता. कई सारे करप्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं. तो सोचने से कुछ नहीं होगा. अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए काम कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, उस पोस्ट पर पहुंचिए जहां पर आप लोग कुछ बदलाव ला सकते हैं और फिर उसको आप लोग कर कर दिखाइए. तो यही तो जिंदगी है. जिंदगी को एक टारगेट दीजिए और उसको फॉलो कीजिए. अगर जिंदगी में कोई अब तक टारगेट ही नहीं बनाया तो इसका मतलब आधे से ज्यादा जिंदगी तो वैसे ही व्यतीत हो रही है. तो जिंदगी में जब तक टारगेट नहीं रहेगा आप लोगों के सामने, तब तक आप लोग अपनी एनर्जी को ढंग से यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे. और एनर्जी ढंग से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो पूरे दिन आप लोगों को थका थका लगता रहेगा. ये लगा यार करने क्या आए हैं, क्या चल रहा है, हो क्या रहा है जिंदगी में, यानी कि नेगेटिव चीजें दिखेंगी. एक बेस्ट पर्सन वो है आज के दिन में जो आज के दिन में अपने आप को बिजी रख पाता है. अगर आप लोग बिजी नहीं रख पा रहे हैं तो फिर तो यार यही चीजें देखने को मिलती है. तो अपने गोल को पकड़िए, उसके पीछे लग जाइए और जब तक उसको अचीव नहीं कर लेते तब तक आप लोगों को नहीं रुकना है. तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोग अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो शानदार तरीके से आप लोग एक सही डायरेक्शन में चल पाएंगे. लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग, काफी प्यारा और काफी शानदार रहने वाला है. टकटकी लगाकर आप ये लेक्चर देखेगा. आइए पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस करना है. तो काफी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, एक क्विज के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं और इसके अलावा भी काफी कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को लेक्चर में देखने को मिलेगा. तो अच्छे से लेक्चर सुनिएगा, जहां पर भी डाउट होगा बताइएगा वीडियो के अंदर. तो फिर आप लोगों को आगे जो लेक्चर आएंगे उनमें हम लोग उस डाउट को देख लेंगे. ठीक है. एक बच्चे के द्वारा बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात बोला गया, सर मैंने एक डाउट पूछा था, आपने बातों ही बातों में एक आर्टिकल के अंदर कवर कर दिया. यार देखो, अगर जेन्युइन डाउट होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने मेल किया मैं रिप्लाई कर रहा हूं, कमेंट किया रिप्लाई कर रहा हूं, मैं पढ़ लेता हूं और जहां मुझे लगता है कि हाँ इस टॉपिक के अंदर ये डाउट पूछा गया था उसको रिप्लाई कर देता हूं. क्योंकि पॉसिबल नहीं है अलग अलग हर एक पर्सन को रिप्लाई करना, आप लोग खुद भी समझ रहे हैं. ठीक है कि लगभग अगर आज की डेट में अगर मोटे मोटे तौर पर भी मैं देखूं तो 300 से 350 या फिर 400 या 500 तक रेंज तक डेली आप लोग के मेल आते हैं. कमेंट देख लीजिए, हर एक वीडियो के नीचे कम से कम 400-500 के करीब कमेंट आते हैं एक वीडियो के नीचे. तो आप लोग सोचकर समझिए कि कहां तक कितने सारों को मैं रिप्लाई कर सकता हूं. क्या आप लोगों को लगता है कि एक पर्सन के लिए पॉसिबल है ये सारी चीजें? इसके लिए पूरी अलग से एक टीम चाहिए, 2 पर्सन चाहिए इन चीजों को ही देखने के लिए. तो इसलिए जो भी मुझे लगता है आप लोगों का ये डाउट है मैं उसको इंक्लूड कर लेता हूं कि आगे चलकर फिर उसको देख लेंगे. ठीक है. कई सारे बच्चे पूछते हैं सर पीडीएफ कहां से चाहिए. टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है उसका. ठीक है. तो उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं. आइए अब आज का रिव्यू कर लेते हैं, क्या क्या डिस्कस करना है, उसके बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. वीडियो के एंड में लास्ट डे का जो रिवीजन होता है उसको देखकर आप लोग जरूर जाया कीजिए. वो बोनस पॉइंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर चीजों को अगर एक बार आप लोग रिवाइज कर लेते हैं तो लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाएंगे. ठीक है. सबसे पहले बात की जा रही है, हमारी कंट्री में 6 लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है. तो कब यहां पर डिक्लेयर की गई थी? सबसे पहले डिक्लेयर की गई थी 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज, और लेटेस्ट डिक्लेयर की गई 2014 में. तो यानी कि 10 साल के अंदर अंदर अगर देखा जाए आप लोग, हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 6 क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई है. तो 4 के नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा, बाकी के 2 के नाम आप लोगों को बताने हैं. संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में और मलयालम 2013 में. बाकी पहली कौन सी थी और लेटेस्ट कौन सी है ये आप लोगों को बताना है. अभी ये काफी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ से भी अगर आप लोग देखिए काफी इंपॉर्टेंट थे. रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है. ये एक प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं मॉरिशस के. और इंपॉर्टेंट बात ये, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है और प्रवासी भारतीय अवार्ड भी मिल चुका है इन पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को. तो इनका नाम आप लोग को बताना है. ठीक है. तो पता होना चाहिए आप लोगों को, खासकर एक ऐसी पर्सनैलिटी का नाम जो किसी और देश के हैं और पद्म विभूषण लिए बैठे हैं. तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा. और ये अभी रिसेंटली दिया गया इनको, 2020 में ही दिया गया है. ठीक है. तो 2020 आएगा यहाँ पर, तो अभी इनको ये दिया गया है अवार्ड. तो नाम बताइए इनका. ठीक है.
फाइनेंस मिनिस्टर अभी 7 कंट्री, जी7 कंट्री कौन कौन सी है नीचे, तब तक आप लोग इसको एक बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आर्टिकल के अंदर तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके द्वारा अभी एक लैंडमार्क, एक अकॉर्ड अभी यहां पर देखने को मिला, जिसमें बोला गया GMCTR। तो ये GMCTR क्या है, इसके बारे में वैसे मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को याद होगा तो आप लोग आंसर अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन के आंसर देना सीख लेना, आप लोगों को हलवा लगेगा एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे आप लोगों के सामने, उनमें से एक चूज करना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो इसके द्वारा नेगेटिव इंपोर्ट जो लिस्ट जिसको हम लोग बोलते थे, उसको रीनेम कर एक नया नाम दिया गया है, जिसमें लगभग 108 आइटम है। तो ये नया नाम क्या है, पहले आप लोगों को ये बताना है। आखिर नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट क्यों बोलते थे? देखिए, जब बाहर की कंट्री से हम लोग सामान खरीद कर लेकर आते थे तो नेगेटिव चीजें हमारी कंट्री के ऊपर नेगेटिव बर्डन इसका पड़ रहा है, बाहर से सामान खरीद रहे हैं। पर लेकिन जब हम लोग खुद अपनी कंट्री में अपने सामान बना रहे हैं और अपनी डिफेंस को दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान या फिर मेड इन इंडिया के तहत, तो देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर ये हमारी ही कंट्री के प्रोडक्ट है। तो नेगेटिव से नाम हटाकर इसका कोई नाम चेंज किया गया, एक अच्छा सा नाम है। नाम आप लोग बताइए, फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया PM केयर फॉर चिल्ड्रन। तो PM केयर फॉर चिल्ड्रन ये क्या है और किस तरीके के बच्चों के लिए है ये, अभी यहां पर ये PM केयर चिल्ड्रन, ये आप लोगों को बताना है। बाकी डिटेल में तो आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, ये सारे कंफ्यूजन आप लोगों के उन्हें कहते हैं फुर हो जाएंगे, फुर, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर आपका लेक्चर देख के सारे डाउट फुर हो गए। मुझे बड़ी हंसी आई यार, कसम से बोल रहा हूँ यार, जब आप लोग कई बार कमेंट पढ़ता हूँ ना, बहुत देर तक हंसता हूँ। कई बार तो ऐसे कमेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं कि इंटरटेनमेंट हो जाता है मेरा, कई बार तो इस तरीके से मजा आता है। हंसता ही तो रहना है यार, ये जिंदगी ऐसी है, खुद भी हंसते रहो, दूसरों को हंसाते रहो। उन्हें कहते हैं कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते। मेरा जो नंबर है उस पर जो कॉलर ट्यून लगी हुई है वो है हंसते हंसते कट जाए रस्ते, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम। तो ये जो है काफी लंबे समय से मैंने लगा रखी है। इससे पहले ये थी पंछी नदियां पवन के झोंके। तो एक फ्रेंड है, उसका कॉल आया अभी कुछ दिनों पहले, कह रहा है कि यार तुम्हारे पास में कॉल करके ना कॉलर ट्यून सुनकर ही आधा मूड सही हो जाता है। मैंने कहा अच्छा चलिए सही बात है यार, चलो कुछ किसी का तो भला हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोग देखते हैं कि इंसान हमेशा अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव रहे, अच्छी बातें करता रहे, अपने अच्छे आसपास में अच्छा माहौल रखे, अपने काम पर फोकस करता रहे, फालतू की चीजों पे फोकस न करें, तो आधी तो जिंदगी वैसे ही सवर जाती है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, हो गई नहीं है पार, ठीक है। जिंदगी को बर्डन मत बनाओ, ठीक है। आगे बात करते हैं कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर ये आप लोग को बताना है, जिसके द्वारा मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर यहां पर सामने लाया गया। तो ये आप लोगों को बताना है। 2 चाइल्ड पॉलिसी थी अभी एक कंट्री की, उसने अभी इसको 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया गया है। तो ये कौन सी है महान कंट्री जिसने ये हरकतें की है, अभी काफी लंबे समय से न्यूज में है, जानेंगे इसके बारे में। आप लोगों को ये बताना है किसके द्वारा ये बोला गया है। अगर आप लोग कहीं पर टोल प्लाजा पर जाते हो और वहां पर 100 मीटर से लंबी लाइन है और आप लोगों को वहां पर कुछ टाइम खड़ा होना पड़ जाता है, तो आप लोग बिना टोल दिए हुए वहां से निकल सकते हैं। यानी कि अगर वहां पर भीड़ लग गई और आप लोगों को टाइम लग गया वहां पर, तो आप लोग बिना टोल दिए निकल सकते हैं। किसके द्वारा ये बातें बोली गई है, रीजन क्या है और बोलने का, ये भी सारी बातें मैं आप लोगों से आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। तो काफी प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। अच्छे से सुनिएगा, एंजॉय से, जिस एंजॉयमेंट से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसी तरीके से आप लोगों को भी इसको एंजॉय करना है, ठीक है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट न्यूज से स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट न्यूज के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो शादी विवाह के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग ये बताइए। यानी कि शादी विवाह को लेकर आप लोगों की क्या राय है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं। हमारी कंट्री में कैसी शादी देखने को मिलती है, हमारी कंट्री में लोग किस तरीके से शादी कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ आइडिया आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग भी अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और खासकर जो पेरेंट्स हैं उनको भी बता सकते हैं कि हाँ ऐसी कोई चीजें चल रही हैं जिसके चलते वो भी आप लोग को थोड़ा सा पढ़ने का टाइम दे, आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ा अच्छी जगह फोकस कर पाओ। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो समझते हैं क्या बातें की जा रही है। यहां पर जो बात की जा रही है, इंडियन जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है हमारे देश की, वो अभी अगर शादी के बारे में बात करें तो थोड़ा लेट शादी कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेरोजगारी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस दिन रोजगार मिला उसी दिन फिर आगे चलकर 1-1.5 साल के अंदर शादी हो जाती है। पर लेकिन रोजगार काफी बड़ा मुद्दा बन गया है। पहला तो आप लोगों को रोजगार से पहले तो एजुकेशन हो गया है। आज की डेट में लोग जो हैं वो सोचते हैं कि थोड़ा पढ़ लिख लिया जाए तो उसके बाद में थोड़े सेटल हो जाए तो फिर अपना चल के शादी विवाह देखेंगे। पर लेकिन ये चीजें जो हैं ये आप लोगों को सोसाइटी के अंदर चेंज तो होती हुई नजर आ रही है, पर उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर एक्सपेक्ट की जा रही थी। अभी भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर इन चीजों को प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है। तो अभी बात की जा रही है कि इंडियन यूथ जो है वो आज थोड़ा लेट शादी कर रहे हैं। तो लोक नीति जो CSDS यूथ स्टडी है उसके द्वारा 2016-17 का जब एक एनालिसिस किया गया तो इसमें यहां पर ये कुछ बातें डिक्लेयर की गई।
8% यहाँ पर अभी चेंज होता हुआ नजर आया 2007 से लेके 2016 में आप लोग इसको देखेगा, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अभी रिसेंटली जो है चीजें हालांकि डिक्रीज भी हो रही हैं। एक बच्चा तो ये बोला था कि सर शादी करके करना ही क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि आप लोग बात कर लीजिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, ठीक है। बहुत सारी महान पर्सनैलिटी है जिन्होंने शादी नहीं की, अपने काम पर फोकस किया। तो देखिए हर एक इंसान का अपना अपना परसेप्शन है यार। अगर लगता है कि नहीं करनी चाहिए तो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, और अगर लगता है करनी चाहिए तो कर लेनी चाहिए, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। ऐसी बातें बोली जाती है शादी के बारे में, शादी का लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। पर लेकिन अगर माइंड में कुछ ऐसी चीजें हैं कि कुछ बहुत बड़ा करना है, तो फिर शादी वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को एक थोड़ा माइंड तो आप लोगों को कंज्यूम करेंगे। तो आप लोग अगर उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि हाँ यार आगे चलकर बहुत सारी चीज जुड़ जाएंगी, तो फिर इसको साइड में कर सकते हो। पर लेकिन लग रहा है कि हाँ मैनेज कर पाओगे तो फिर शादी कर लो। तो कहने का मतलब ये कि आप लोगों का ये खुद का डिसीजन होना चाहिए, कोई आप लोग के ऊपर ये डिसीजन थोपे ना लाकर, तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर यंग मैन, अगर बात करें जो अनमैरिड, वो 61% के करीब, और कंपेयर टू वुमेन जो है 41। आप लोगों ने देखा होगा कोई लड़का शादी किए बगैर रह जाए तो चल जाता है, पर कोई लड़की शादी करे बगैर रह जाए अगर सोसाइटी में, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या बवाल हो गया, उसकी शादी नहीं हुई यार। मतलब लड़के घूमते रहेंगे कोई नहीं, पर लड़की नहीं घूमनी चाहिए बिना शादी के। तो ये सोसाइटी है हमारी, इसी को बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि लड़कियों को ज्यादा प्रतिबंध में रखा जाता है, उनसे कई बार पूछा भी नहीं जाता है। आज के डेट में लड़कों की ज्यादा चल जाती है फिर भी एज कंपेयर टू गर्ल्स, अगर आप लोग देखिए। तो यही चीजें जो आगे चलकर चेंज करनी है सोसाइटी में। जब आप लोग किसी ऐसी पोजीशन पर रहोगे तो कम से कम अपने बच्चों को इस तरीके से आप लोग ट्रीट कीजिएगा कि उनको खुद की इंडिपेंडेंस रहे, उनको बस गाइड कीजिएगा क्या सही है और क्या गलत है। बाकी यार अपना आप डिसीजन लो तुम कि हाँ हमने तो तुमको बता दिया कि ये सही है ये गलत है, ठीक है। तो एजुकेशन तो सबसे पहले, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पहले उसको एक एजुकेट पर्सन बनाओ ताकि वो अच्छा डिसीजन ले सके, ठीक है। उसके बाद में फिर शादी वादी ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो इसी के साथ में अगर बात की जाए तो जितना अच्छा एजुकेशन लेवल होगा, ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों की शादी जो है वो भी उतने अच्छे लेवल पर आप लोगों को पहुंचती नजर आएगी। और जितना ये एजुकेशन का लेवल बुरा होगा तो उतने ही ज्यादा आप लोग लाइफ में जो है फ्रस्ट्रेट होते हुए नजर आओगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जरूरी है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अच्छे से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे, उसके बाद में इंप्लॉयमेंट ले ले, उसके बाद में वो सारी चीजें अच्छे से इंजॉय कर पाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें जरूरी है। हमारी कंट्री में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इंटरकास्ट मैरिज जो है और इंटर रिलीजियस मैरिज जो है वो काफी कम आप लोगों को देखने को मिल रही है। पर फिर भी फिलहाल ये चीजें बढ़ गई हैं। इंटरकास्ट मैरिज तो काफी हद तक चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है, हालांकि लगभग 34% के करीब देखने को मिल जाती है, ठीक है, अगर बात की जाए तो। अपर लेकिन इंटर रिलीजियस मैरिज जो है हमारी कंट्री में काफी कम है, अगर इसके बारे में बात कर ले। यानी कि अगर बात की जाए तो काफी कुछ अभी चेंज करने को बचा हुआ है। ये जो डेटा मैंने आप लोगों को बताया 34%, ये डाउट में मत आ जाना, ये उन लोगों की है जो लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज फिर भी इंटरकास्ट हो जाती है लगभग 34% के करीब, पर लेकिन अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो ओनली 4% इंटरकास्ट देखने को मिलेगी। यानी कि अरेंज मैरिज जो इंटरकास्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। और इंटर रिलीजियस की तो कोई बात ही नहीं है, दूर दूर तक भी। आउटसाइड रिलीजन के बारे में बात करें ओनली 3% देखने को मिलेगी। यानी कि अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो वहां पर इंटरकास्ट 4% और इंटर रिलीजन वहां पर आप लोगों को 3%। अगर लव मैरिज हो रही है तो इंटरकास्ट लगभग 34% और जो यहां पर इंटर रिलीजन लगभग 12% तक हो जाती है। तो यानी कि जो लव मैरिज वाला फंडा चल रहा है ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो कास्ट का भेदभाव है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहे हैं। दो लड़का लड़की पढ़ते हैं साथ में, उनको लगता है कि अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकता है एक दूसरे के साथ मिलकर, तो आगे चलकर शादी कर लेते हैं और माँ बाप को भी लगता है यार सक्सेस हो गए दोनों तो इनको अलाउ कर देना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है सबसे पहले अगर लाइफ में आप लोग सक्सेस हो जाएं। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी इसका थोड़ा वेट करना चाहिए कि इंसान को जब सक्सेस मिल जाए तब चलकर ये सारी चीजें अलाउ की जाए, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दे, नहीं शादी करनी है शादी करनी है, ये बोल रहा है शादी करने, वो बोल रहा है शादी कर ले, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बात की जा रही है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये न्यूज काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज अभी रिसेंटली देखने को मिली, जिसके चलते थोड़ा हा हुल्ला भी हुआ देश के अंदर। बात क्या की जा रही थी अभी यहाँ पर मलयालम, जो बेसिकली कहां पर एक बेसिकली मलयालम लैंग्वेज कहां पर बोली जाती है नॉर्मली, अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी और मेनली तो केरला में आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे आसपास वाले रीजन जैसे लक्षद्वीप पुदुचेरी में भी बोली जाती है। तो अभी हुआ क्या था, यहाँ पर गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल यहाँ पर दिल्ली के अंदर में, ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया गया, ये बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जो महिलाएं थी यहाँ पर जो मलयालम लैंग्वेज में यूज करती थी बोलना, तो उनको बोला गया कि लैंग्वेज यूज नहीं करना है मलयालम, आप लोगों को हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनके ऊपर बोला गया, इनको वार्न किया गया कि सीरियस एक्शन लिया जाएगा अगर आप लोगों ने कुछ ऐसी हरकतें की। तो यहाँ पर बेसिकली था फंडा गया, ये लग रहा था कि ये मैक्सिमम अपनी लैंग्वेज यहाँ पर यूज की जा रही है इस तरीके से लोकल लैंग्वेज, और जो नॉर्मल पर्सन वहां पर पेशेंट है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते उसको। तो इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया काफी लार्ज स्केल पर। बोला गया यार एक बात आप लोग बताइए कि जो पेशेंट है उनके साथ में तो हम लोग इंग्लिश या फिर हिंदी में बात करते हैं, अगर आपस में हम लोग मलयालम लैंग्वेज में
बात करें तो आप लोगों को क्या दिक्कत है उससे, आप लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तो इसके चलते प्रोटेस्ट किया गया। हालांकि ये जो सीरियस एक्शन वाली बात थी ये फिर हटा ली गई और बोला गया कि पेशेंट के साथ में आप लोगों को मलयालम लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, उनके आप लोग हिंदी या फिर इंग्लिश में बात करिएगा। जिस भी तरीका पेशेंट है अपने आप में आप लोग बातें कर सकते हैं। तो जो प्रतिबंध लगाया था वो हटा लिया गया, तो इसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। तो मलयालम जो है ये एक द्रविडियन लैंग्वेज है हमारी कंट्री में। अगर बात करें मलयालम लैंग्वेज की तो ये केरला, लक्षद्वीप और पुदुचेरी वाले एरिया में जो मेह है तो वहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि ऐसा है कि हमारी कंट्री में अच्छे लेवल पर यूज की जाती है। ये मेह पुदुचेरी क्यों बोला यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को पता है पुदुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक 2 डिस्ट्रिक्ट तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे तमिलनाडु के अंदर में, एक तो पुदुचेरी बोलते हैं, दूसरे क्राइकल पुदुचेरी बोलते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में जो कि यनम पुदुचेरी बोलते हैं, और केरला वाला जो है यहाँ पर बोलते हैं इसको मेह पुदुचेरी। तो इसीलिए अगर पुदुचेरी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये केरला हो गया, इसमें तो बोली जाती है। और लक्षद्वीप भी आप लोगों को कहां देखने को मिल रहा है, तो ये आप लोगों को केरला साइड में देखने को मिलेगा यहां पर, तो यहां पर भी मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसके चलते ये जो लैंग्वेज है ये काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 3% आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, और एग्जैक्टली बोले तो 2.88% जो इंडियन है वो आज के में ये लैंग्वेज बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर इस लैंग्वेज के बारे में, ये लैंग्वेज एक शेड्यूल लैंग्वेज है हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर अगर आप लोग बात कीजिएगा 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं, तो उनमें से एक यहाँ पर मलयालम भी है। तो आप लोग कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं। इस एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, मलयालम लैंग्वेज हमारी कंट्री में क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में भी आती है। यानी कि जो मलयाली जो लोग हैं यहाँ पर उनकी जो लैंग्वेज है क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखी गई है। और खासकर काफी लार्ज स्केल पर जो ये केरला से जो लोग हैं वो जाते हैं यहाँ पर पर्शियन गल्फ में जॉब करने के लिए, तो वहां पर भी मलयालम बोली जाती है। तो गल्फ रीजन के अंदर भी काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर ये लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसलिए आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मैंने आप लोगों से बात की 6 क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज मैंने आप लोगों को बताया, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़ीसा है। ठीक है, तो इस तरीके से तमिल जो थी वो पहली लैंग्वेज थी जिसको डिक्लेयर किया गया 2004 में, ठीक है, एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। और लेटेस्ट जो डिक्लेयर की गई वो थी उड़िया। उड़िया को डिक्लेयर किया गया अभी यहां पर 2014 में। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये काम होता है इसके बारे में गाइडलाइन जारी करना, और बाकी शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में मैंने बताई दी। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं। बात है आप लोगों को ये पॉलिटी में मैंने डिटेल में पढ़ा रखी है, अलग से लेक्चर बना रखे हैं इसके ऊपर, और आपको कई बार रिवाइज भी करा चुका हूं, तो फिर से रिविजन आप लोगों को हो जाएगा। जो आज की डेट में अगर बात करें, हमारी कंट्री में जब संविधान बनाया गया तो आज के डेट में तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कि 22 लैंग्वेज है। तो स्टार्टिंग में जब यहाँ पर ये शेड्यूल है, शेड्यूल कौन सा है यहाँ पर, ये एक तो ये बताना आप लोग कौन से शेड्यूल में है यहाँ पर ये लैंग्वेज 22, और बाकी ओरिजिनली संविधान में कितनी लैंग्वेज थी यहाँ पर ये, तो ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेडली पूछा गया है, आगे भी बन सकता है अगर एग्जामिनर का मन किया, तो कंफ्यूज आना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो इसी के मुद्दे के बारे में यहाँ पर ये गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ ये पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गवर्नमेंट है जो यहाँ पर ये दिल्ली के अंदर में, इसके द्वारा यहाँ पर ये इशू किया गया था। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर बोली गई थी जिसके चलते ये काफी बड़ा मुद्दा बन गया था। पर अब सब चीजें जो हैं वो नॉर्मल है, टेंशन की कोई बात नहीं है, सब खतरे से बाहर है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है श्री अनिरुद्ध यहाँ पर जोनाथन के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है इनके बारे में। नाम सुनने में आप लोगों को लगेगा कि इंडियन जैसा नाम है कि यहाँ पर अनिरुद्ध जगन्नाथ। ठीक है, तो ये जो नाम है ये इंडियन जैसा क्यों लगता है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर इंडियन मूल के लोग काफी सारे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए इंडियन जैसा नाम लगता है। तो ये आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर मॉरिशस दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जो मैप में आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी यहाँ पर अपना दुख व्यक्त किया गया है, इनकी जो अभी रिसेंटली डेथ हुई है। यहाँ पर ये 1930 से लेके 2021 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन रहा। तो यहाँ पर जो अभी जी कर गए, कच्चा खासा टाइम ड्यूरेशन आप लोग बोल सकते हैं जिसमें ये जी कर गए। ये एक पॉलिटिशियन, बैरिस्टर यानी कि वकील बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी मॉरिशस के यहाँ पर रहे। इंपॉर्टेंट बात यह कि प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मान है वो भी इनको दिया गया, क्योंकि इंडियन के कोज और कंसर और जो मॉरिशस के जो रिलेशन है उसमें काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। और अभी रिसेंटली 2020 की बात कर रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं है, 2020 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली अभी पद्म विभूषण इनको दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग याद रखेगा। बात की जा रही है अनिरुद्ध यहाँ पर जो आप लोग से देखिए, अनिरुद्ध नाम भी अगर आप लोग याद रख लीजिएगा ना तो भी जरूर, तो भी अच्छा रहेगा। पूरा अगर नाम याद नहीं रख पाते हैं, अनिरुद्ध जगन्नाथ। ठीक है, तो जो भी आप लोगों को याद रखे, थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। या फिर एजे, ठीक है, अजय देवगन की मूवी है एजे है ना, वो शायद डीजे है, एजे डीजे तो शायद अल्लू की है एजे है ना शायद वो,
एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, चलिए जो सी भी है, ठीक है, एजे डीजे जो भी हो, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक अवेयरनेस फैलाने वाली न्यूज है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी शेयर कर देंगे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने खुद ये बोला है कि प्राइवेट जो भी है यहाँ पर प्राइवेट जो जनरल एंटरटेनमेंट या नॉन न्यूज जो टेलीविजन चैनल है उनको भी बोला है कि यार आप लोग भी अवेयरनेस फैलाया करो अगर जरूरत पड़ी तो नेशनल हेल्पलाइन जो नंबर है यहाँ पर जो कि आज के दिन में तो बोला गया कि टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में बीच बीच में आप लोग इनके नंबर के बारे में बताते रहो ताकि लोगों को फायदा हो सके कोविड-19 के चलते। तो 1075 जो है यहाँ पर ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का नेशनल लेवल का। 1098 है जो यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, बच्चों से रिलेटेड कोई इशू आता है। 14567 जो है यहाँ पर ये सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट के लिए, जो कि इन पर्टिकुलर राज्य जैसे कि दिल्ली हो गया, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, ये तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अगर इनके निवासी हैं तो ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 08046110007, ठीक है। तो ये हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर जो बेसिकली साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये इंस्टीट्यूट है NIMHANS, ठीक है। तो फुल फॉर्म आप लोग बताइए चलिए इसकी। आयुष का जो अगर काउंसलिंग चाहिए अगर आप लोगों को तो 14443, तो ये कोविड-19 से रिलेटेड काउंसलिंग के लिए आयुष ने भी जारी कर रखा है। माई गो व्हाट्सएप जो हेल्प डेस्क है यहाँ पर ये तो 9013151515, तो ये भी हेल्प डेस्क है यहाँ पर बेसिकली किसकी व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कराई जा रही है जो माई गो की साइड से। तो ये कई सारे नंबर हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, दूसरों के साथ में शेयर करना। गवर्नमेंट ने बेसिकली यहाँ पर गाइडलाइन जारी की है प्राइवेट एंटिटी को भी कि आप लोग भी यहाँ पर इसको यूज कीजिए दूसरों तक पहुंचाने के लिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे और दूसरों तक भी चीजें शेयर जरूर करेंगे ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी के साथ में कोई ऐसी दुर्घटना घट रही है उसको फायदा हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ी ही प्यारी न्यूज लगी पर्सनली मुझे। टाइम की इंपॉर्टेंस समझाई गई है यहाँ पर। जो इंसान टाइम की कदर नहीं करता है वो इंसान शायद ही किसी चीज की कदर करेगा, उसकी कदर कोई नहीं करेगा, इतनी तो मैं बात आप लोग को बोल देता हूं। तो टाइम की हमेशा कदर करिए। बात क्या की जा रही है यहाँ पर, अभी रिसेंटली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको NHAI बोलते हैं आप लोग, इसके द्वारा गाइडलाइन इशू किया गया कि अगर मोर देन 10 सेकंड अगर कहीं पर लगता है, यानी कि कोई भी व्हीकल जो है अगर किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो वहां पर 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए उस व्हीकल को, 10 सेकंड लगनी चाहिए मैक्सिमम वहां पर, ठीक है। और बोला गया यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट बात न्यू गाइडलाइन के हिसाब से कि अगर कहीं पर कोई ट्रैफिक है, ठीक है, तो 100 मीटर से ज्यादा लंबी वो लाइन नहीं होनी चाहिए। 100 मीटर से ज्यादा अगर लंबी लाइन हो गई तो यहां पर ये बोला गया कि वो 100 मीटर से ज्यादा अगर लंबी लाइन हो गई तो बिना आप लोग पे किए हुए, मतलब बिना टोल पे किए हुए आप लोग को निकल जाना है अगर 100 मीटर से लंबी लाइन हो गई है। तो ये कहां से नापा जाएगा, जहां पर भी कोई टोल बूथ होगा उससे नापा जाएगा 100 मीटर। जहां पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन होगी तो फिर उससे आगे के जो लोग हैं उनको वहां पर बिना पे किए हुए अपना टोल निकलना होगा, ये अलाउ किया जाएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोल रहे हैं लोगों के टाइम की इज्जत करते हुए, क्योंकि ये सही भी है। जब आप लोगों को ऑलरेडी सबको बोल दिया गया है कि आप लोग फास्टैग लगा कर आइए और फास्टैग सबने लगा लिया है, तो अब तो हमारी तो कोई गलती नहीं रही ना, हमारी गाड़ियों के ऊपर फास्टैग लग गए। अब हम लोग अगर वहां से निकल कर जा रहे हैं तो अब आप लोगों के पास में आप लोगों की टेक्नोलॉजी ढंग से काम नहीं कर रही है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो अब आप लोगों की दिक्कत है, क्योंकि हमने तो अपनी ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी कर दी, तो आप लोगों को भी खामियाजा भुगतना चाहिए ना कुछ, अगर आप लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो 100% कैशलेस की बात की जा रही है टोल प्लाजा पे फरवरी 2021 से, फास्टैग सबके लगे हुए, अब पैसा किसी को देना नहीं है, तो इसका मतलब आप लोगों का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो दिक्कत आप लोगों की साइड से है, तो हम लोग को इसका खामियाजा भुगते हैं, हम आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका। तो इसी के चलते बात की जा रही है। और काम कौन कर रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको NHAI आप लोग बोलते हैं। ये हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि 1988 में बनाई गई थी। हमारी कंट्री में जो भी हाईवे है उनको मैनेज करती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक एक्ट भी आया था 1988 में। इसका मतलब ये कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब स्टैट्यूट यानी कि लॉ पास करके पार्लियामेंट में बनाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है यहाँ पर, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आती है। योगेंद्र नारायण थे इसके फर्स्ट चेयरमैन NHAI के 1988 में, अगर हम लोग बात करें जब बनाई गई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसका जो मोटो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट रोड्स बिल्ट ए नेशन। हम लोग रास्ता नहीं बना रहे हैं, पूरा एक देश बना रहे हैं, यानी कि देश के रास्ते के थ्रू ही देश कनेक्ट होगा, ठीक है। NHAI जो है यहाँ पर, ये अभी आप लोगों को अगर बात की जाए यहाँ पर, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है इसका इसरो के साथ में, ताकि जो हाईवे है उनको मैपिंग की जा सके, उनको हम लोग एक तरीके से उनकी लेंथ क्या है, क्या क्या चीजें उनको हम लोग अंडरस्टैंड कर सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है कई बार। हालांकि ये न्यूज में आप लोग कई बार पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक दो बच्चे के द्वारा कई बार कमेंट किए जा रहे हैं रेगुलर कि सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी है यार, इंटरमीडिएटरी जो गाइडलाइन है डिजिटल मीडिया एथिक कोड, ये इसके ऊपर एक पूरी वीडियो भी बना रखी है, जाकर सर्च कर लेना।
फिर भी एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। अभी क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, यहां पर ये गाइडलाइन लाई गई थी 26 फरवरी में। 26 फरवरी में ये बोला गया, ये गाइडलाइन हम लोग लेकर आ रहे हैं, और अगर आप लोगों ने 26 मई तक का यानी कि 3 महीने तक का आप लोगों ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या था ये गाइडलाइन में, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या जो भी है, इसी के साथ में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जैसे कि जो आप लोग अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स ये सब देखते हैं, तो इन सबको यहां पर ये कोड फॉलो करने हैं। अगर यहां पर कोई ऐसा कंटेंट फैलाया जा रहा है जिससे सोसाइटी में गलत इंपैक्ट पड़ रहा है तो आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कौन है फर्स्ट ओरिजिनेटर जहां से कंटेंट निकल कर आया, वो आइडेंटिफाई आप लोग करना पड़ेगा, हम लोग को बताना पड़ेगा। एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होनी चाहिए। अगर कोई आप लोग कोई कंटेंट रिपोर्ट करता है तो वो कंटेंट आप लोग को तुरंत हटाना पड़ेगा। तो ये कई सारे ऐसे रूल इनके द्वारा यहां पर लाए गए जिसका पूरा नाम रखा गया इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन। यानी कि इंटरमीडिएटरी कौन है, जैसे कि यूट्यूब, मैं लेक्चर बना रहा हूं, आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, यूट्यूब क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, तो इंटरमीडिएटरी हो गया, ठीक है। इसके लिए पैसा लेता है, तो जो भी अर्निंग होती है उसमें से ये मैक्सिमम अर्निंग जो 50% के करीब अर्निंग खुद रख लेता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो वो अपना कॉस्ट है इसका, जिसके चलते प्लेटफॉर्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो अगर अपनी ही कंट्री का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाए शानदार सा, तो फिर इसके ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे, तो हम ही पैसे कमाएंगे, हमारी ही कंट्री के पास में पैसा रहेगा, तो हमारी ही कंट्री के लोगों को जॉब मिलेगी, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। पर लेकिन हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इसलिए हम लोग को इनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये बातें आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो बेसिकली ऐसी जो इंटरमीडिएटरी जो प्लेटफॉर्म है, इनको बोला गया था कि आप लोग अगर कोई भी ऐसा डेटा आता है तो उसको आप लोग को टैकल करना है, ठीक है, और मंथली रिपोर्ट यहां पर हमारे पास में आनी चाहिए। तो ये कई सारी बातें इनके द्वारा बोली गई। तो अभी उन्हीं को इंप्लीमेंट करने की बात की गई। कई सारे जो यहां पर प्लेटफॉर्म थे कुछ यहां पर कोर्ट में भी पहुंच गए, तो वो एक अलग बात थी, पर लेकिन फिर भी आप लोग इसके बारे में आइडिया रखेगा। तो इसके बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक वीडियो बना रखी है, सर्च कर लेना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आगे बात करते हैं, ये काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, ये चाइना की साइड से न्यूज निकल कर आ रही है। चाइना में काफी लंबे समय से अभी जो पॉलिसी थी वहां पर पहले तो 1 चाइल्ड पॉलिसी रही, फिर इनके द्वारा चेंज लाया गया। इनको लगा कि यार अपनी पॉपुलेशन जो है वो बूढ़ी हो रही है तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो फिर उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ गए यहां पर। ये तो पहले इनकी जो 1 चाइल्ड पॉलिसी जो आई थी वो आई थी 1980s में, यानी कि 1980 के हेरफेर में 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी, जिसके तहत इनको ये बोला गया कि इनकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको रोकना था, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे पॉपुलेशन ज्यादा है, खाना ज्यादा चाहिए, बीमार हो गए तो मेडिसिन ज्यादा चाहिए, कपड़े पहनने के लिए ज्यादा चाहिए, तो बहुत सारी चीजें जो है वो डबल चाहिएगी। पर लेकिन अगर प्रोडक्टिवली हम लोग इन जो पॉपुलेशन होती है उनको अच्छी एजुकेशन दे, अच्छी हेल्थ उनकी रहे, तो आगे चलकर वो इंप्लीमेंट करें तो उतनी अच्छी हम लोग ग्रोथ भी लेकर चल सकते हैं। पर लेकिन ये फेलियर हो जाती है गवर्नमेंट की कई बार कि उस तरीके से वो चीजों को लेकर तो चल नहीं पाती है, फिर लोगों को बोलते हैं कि बच्चे कम पैदा करो, तो ये कंडीशन नजर आती है सामने निकल कर। तो जो चाइना है उसके द्वारा 2 चाइल्ड पॉलिसी को रिलैक्स करके अभी यहां पर 3 चाइल्ड पॉलिसी ला दी गई है, क्योंकि जनता बूढ़ी होती जा रही है, तो इसके चलते यहां पर जो रिटायरमेंट एज भी है वो भी इनकी बढ़ा दी गई है पहले के कंपेयर में। तो यहां पर पास्ट जो 4 ईयर है वहां पर रिटायरमेंट एज जो है चाइना में ये 60 हो गई है फॉर मैन और 55 हो गई है वुमेन के लिए, अगर रिटायरमेंट एज के बारे में बात करें। यानी कि रिटायरमेंट एज क्यों बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ज्यादा यंग जनरेशन आ नहीं रही है काम करने के लिए, उनके पास में ही नहीं है, तो इसलिए पॉपुलेशन जो जितनी है उसी को ढंग से यूटिलाइज किया जाए, तो ये बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो सीवियर जो फूड और जो वाटर शॉर्टेज है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है कई बार। देखिए अगर बात की जाए किससे हेल्प मिलेगा, क्योंकि आज के डेट में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है मार्केट में तभी तो जनता तक पहुंचेगा, खेतों में किसान काम करें तभी तो जनता तक खाना पहुंचेगा। अगर यंग जनरेशन काम करने वाली है ही नहीं है तो कहां तक चीजें आप लोग पहुंचा पाएंगे, तो आप लोग यहां पर काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम जो फेस की जा रही है आप लोगों के द्वारा, तो इसलिए फेस की जा रही है क्योंकि यंग जनरेशन ही नहीं है आप लोगों के पास में ज्यादा है, तो उसी को दूर करने की बात की जा रही है। काफी लार्ज स्केल पर यहां पर जो एबॉर्शन देखने को मिलते हैं, स्टेरिलाइजेशन यानी कि वधियाकरण किया जाता था, तो उसके चलते यहां पर काफी डिसकंटेंट भी देखने को मिला था लोगों के अंदर में। आप लोगों को याद होगा हमारी कंट्री में बोला गया था लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी की गई, ठीक है, एक टाइम पर ऐसा था राजीव गांधी जी के टाइम पर, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। पर लेकिन वो पॉलिसी ज्यादा इंप्लीमेंट हम लोग कर नहीं पाए ढंग से, क्योंकि एक तो होता है सामने वाले को मनाकर उसके साथ में कुछ ऐसी चीजें करना, एक होता है कि जबरदस्ती पकड़ के कर देना, तो वो कोई तरीका नहीं होता है। तो काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वायलेशन किया जा रहा है ह्यूमन राइट का, कई सारे आरोप लगाए गए, अनफेयर है गरीबों के लिए, उनकी ज्यादातर यहाँ पर ये नसबंदी की जा रही थी कि गरीब जो है बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम है गरीब बच्चे ज्यादा क्यों पैदा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको लगता है कि जितने हाथ रहेंगे घर में काम करने वाले उतना ही ज्यादा हम लोग पैसा कमा पाएंगे, तो उनकी मजबूरी रहती है अगर उनको ढंग से जॉब प्रोवाइड कराया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, तो कौन करेगा इस तरीके की हरकतें, ठीक है। 2 बच्चे इंसान से नहीं पाले जा रहे आज की डेट में, तो ज्यादा करने का क्या मतलब है। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई 1 चाइल्ड से करके, जब इनको लगा कि यार पॉपुलेशन तो बूढ़ी हो रही है, आगे कहां आएंगे काम करने वाले लोग, कहां से आएंगे, तो चाइना गवर्नमेंट के द्वारा फाइनली अलाउ किया गया 2 चाइल्ड, ठीक है, 2 चिल्ड्रन यहाँ पर कपल, यानी कि एक कपल के पास में 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते जो इनकी जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसको थोड़ा पकड़ा जाए और आगे लेकर चला जाए, ये कोशिश की गई। अभी यहाँ पर इनके द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई है।
तो चाइना का जो सेंसस था यहाँ पर अभी 2020 का, उसके हिसाब से बात करें तो इनके द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफी स्लो हो गया, तो उसको फिर से आगे लेकर चलना है, ताकि फर्टिलिटी भी काफी डिक्रीज हो गई थी यहाँ पर 1.3 आ गई थी 2.1 से घटकर, तो उसके चलते हुए बात करें तो फिर से चीजों को नॉर्मल करने की बात की जा रही है। तो कंसर्न ये हो गया कि जो यंग पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है, तो इनके चलते जो लेबर मार्केट है, देखिए आज की डेट में अगर कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, उसमें काम करने के लिए यंग जनरेशन चाहिएगी ना, और यंग जनरेशन तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे काम चलेगा, तो उसके लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। इवन यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी यहाँ पर यूएन जिसको बोलते हैं आप लोग ना, यूएन के द्वारा भी ये बोला गया कि चाइना की जो पॉपुलेशन है यहाँ पर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी 2030 के बाद में, ठीक है। तो ये बात यहां पर बोली गई, तो एक्सपर्ट के द्वारा भी कई बार ये बातें बोली जा चुकी हैं। तो इसके चलते चाइना के द्वारा अब मेजर जो है उनको जो भी इनके द्वारा प्रतिबंध लगा रखे थे उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया गया है, ताकि सिचुएशन जो है थोड़ी नॉर्मल देखने को मिले और पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज तो रहे पर लेकिन घटे ना ज्यादातर, ताकि पता चला यंग जनरेशन ही नहीं गई है। इंडिया के अंदर अगर बात करें फैमिली प्लानिंग के बारे में, तो हम लोगों ने भी काफी कई सारे स्टेप उठाए हैं, ठीक है। हम लोग भी कहीं ना कहीं चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए। कुछ स्टेट तो ऐसे सिक्किम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, केरला, कर्नाटका, जो कि यहाँ पर इस पर काफी कंट्रोल कर पाए हैं, पर लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल कुछ ऐसे एरिया जिनको हम लोग ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाए। तो हर तरीके के रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो चीजें सही है और ये चीजें गलत है, पर लेकिन आखिर पॉपुलेशन कंट्रोल करते क्यों हैं, ये भी तो बताए कोई हमको। इसलिए करते हैं कि अगर आप लोग बात करें पॉपुलेशन कंट्रोल ना करेंगे तो आज की डेट में देखिए जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो गई है, ठीक है। अगर जो पॉपुलेशन अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो ज्यादा पॉपुलेशन ही रहेगी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी आगे चलकर उतनी ही जनता फिर बुजुर्ग होगी, उनकी एज बढ़ेगी, तो सबको यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए, पेंशन भी चाहिए, तो इसके चलते मेडिसिन वगैरह वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर कोई बीमारी आ जाए जैसे कोरोना वायरस आ गया तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है यहाँ पर बीमारी को संभालने में, तो उसके चलते बहुत सारी चीजें ऐसी की गई। तो क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग नेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, वो एक तरीके से ये ट्रेंड है उनके वहां पर कि हाँ पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है। जापान के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार इसके बारे में, ठीक है। अगर बात करें मिडिल इनकम सोसाइटी के लिए यहाँ पर अभी भी चीजें इस तरीके से चल रही हैं, तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जो कंट्री है, जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आप लोग बोल सकते हैं, वो भी यहाँ पर इन प्रॉब्लम से जूझ रही है। जर्मनी और जापान में यहाँ पर फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी, फॉरेन एसेट्स, इन सब में इन्वेस्टमेंट किया है। चाइना जो लेबर इंटेंसिव मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसके चलते चाइना और इंडिया जो है अभी फिलहाल जो है काफी लंबा टाइम लगेगा हालांकि उनको रिच कंट्री बनने में, रिच पार्ट बनने में, ठीक है। पर फिर भी यहाँ पर जो लेबर इंटेंसिव मार्केट है इसलिए सारी कंपनी यहाँ पर काम करने के लिए तैयार है आकर, ताकि जो मार्केट है उसको कैप्चर किया जा सके और प्रोडक्ट को सस्ता बनाया जा सके और अच्छे लेवल पर। तो सारी चीजें हैं यार, इंसान है वो नहीं कहते कि इंसान है तो ही चीजें हैं, वरना क्या चीजें रहेंगी। पर हाँ ज्यादा भी नहीं, कम से कम इतना होना चाहिए कि अपनी कंट्री में चीजों को हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। अभी बात करते हैं तो यहां पर बात की जा रही है नेशनल न्यूज के बारे में। तो ये न्यूज जो निकल कर आ रही है ये है पंचायती राज सिस्टम से। हमारी कंट्री में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया संविधान में 1992 में, तो उसके चलते पंचायती राज सिस्टम लाया गया ग्राउंड लेवल पर। तो अभी यहां पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है उसके द्वारा एक मॉडल पंचायत विलेज, मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर लाया गया, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर एक तरीके से इस जनता को जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। तो ये प्रिपेयर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज के द्वारा। तो यहाँ पर जो डेवलप किया गया डिलीवरी ऑफ जो सर्विस है अक्रॉस द 29 सेक्टर जो भी यहाँ पर इनके अंडर रहते हैं, जो लिस्ट है उसमें 29 आइटम है जिसमें पंचायत काम करती है। तो इसके चलते यहाँ पर ये इनके 29 आइटम में काम करेंगे। उसी के साथ में जो लोकलाइज किया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी लोकल लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समझ में आया क्या बोल दिया, समझाता हूं 1 मिनट के लिए, ठीक है। एक तो हम लोग ये बोलेंगे कि हमारी कंट्री में जो है वो हम लोग को गरीबी घटानी है, पर लेकिन अगर हम लोग ये बोले कि हमारे गांव में हम लोगों को गरीबी घटानी है तो ये कैसा रहेगा, ठीक है। तो यानी कि कंट्री में नहीं, गांव में हम लोगों को गरीबी हटानी है, तो अलग अलग गांव के लिए काम किया जाए तो कैसा रहेगा। गांव में हम लोगों को भुखमरी हटानी है, ठीक है, यानी कि विलेज में हम लोगों को भुखमरी हटानी है, तो ये कैसा रहेगा। विलेज में हम लोग को अच्छी हेल्थ देनी है, विलेज में अच्छी एजुकेशन देनी है, तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लोकलाइज कर देना है उस गांव, उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जाए। तो उसी के चलते यहां पर ये अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि हमारी कंट्री में तो ये चीजें लाई जा रही हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, हेल्प करेगा यहां पर मेकिंग द सिटीजन अवेयर अबाउट द राइट, जो भी उनके राइट हैं, जो भी उनके हक हैं उसके बारे में ये बात करेगा। इसी के साथ में जो पंचायत है और इसी के साथ में उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो वो डायरेक्टली अकाउंटेबल भी रहेंगे। अगर आप लोगों को पता है आप लोगों के हक क्या है, आप लोगों को पता है आप लोगों के फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमारी पेंशन स्कीम है, आप लोगों को पता है ये चीजें हैं, और कोई आप लोगों के वो सारी चीजें आप लोगों के हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो सीधा सीधा आप लोग उंगली उठा सकते हैं उसके ऊपर कि भाई साहब ये क्या हरकतें कर रहे हो, ये तो हमको ऑलरेडी हक मिले हुए हमारे संविधान से। पर लेकिन वो पढ़ा लिखा इंसान ही बता सकता है जो इनके हक के बारे में जानते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको उसने हक के बारे में पढ़ा नहीं है तो कैसे वो बता पाएगा इन चीजों को। तो जरूरी है कि इनके बारे में सबको बताया जाए, तो इसीलिए यहां पर ये जरूरी है कि यहां पर एक इंसान को कम से कम अवेयर किया जाए। इसके साथ में अगर बात करें
जो पंचायत है वो यूटिलाइज करेंगे इस फ्रेमवर्क को प्रॉपर वे में, ये अप्रूवल किया जाएगा यहाँ पर ग्राम सभा का, जो भी यहाँ पर मेंबर होंगे गांव के, ठीक है। और सिटीजन चार्टर को यहाँ पर बेसिकली क्या करेगा, डिफरेंट कैटेगरी की जो सर्विस है वो सिटीजन तक पहुंचाएंगी पंचायत के थ्रू, ठीक है। जो भी सर्विसेज है या फिर कोई भी टाइम लिमिट भी रखा जाएगा कि इस टाइम लिमिट में चीजें पहुंचानी है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है हमारी कंट्री में वो कॉन्स्टिट्यूट करता है थर्ड टायर गवर्नमेंट गांव वाले एरिया में। जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, इसी तरीके से गांव वाले लेवल पर हो गए हमारे पंचायती राज सिस्टम, जिसमें प्रधान होता है यहाँ पर, सीएम होता है यहाँ पर, पीएम होता है यहाँ पर। तो प्रधान, पीएम, सीएम, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अपने गांव का मालिक, जैसे अरविंद केजरीवाल साहब बोलते हैं ना दिल्ली के मालिक हमें, ऐसे ही जो गांव का मालिक जो है वो प्रधान होता है, ठीक है। तो उसके चलते आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट लेवल होता है गवर्नमेंट के इंटरेक्शन का, वो 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आप लोग को देखने को मिलेगी यहाँ पर, यानी कि 60% जो गांव की जनता है आज की डेट में भी, हमारे देश की जनता जो है वो गांव में रहती है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, यही तो रीजन है कि मैक्सिमम 60% के लगभग पॉपुलेशन हमारी वो आज के डेट में खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर गांव में हम लोग चीजें इंप्लीमेंट कर पाए तो आप लोग बोल सकते हैं कि PURA, तो ये जो काफी प्यारा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है, जो कि हमारी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा ये जो कॉन्सेप्ट था इसको काफी अच्छे से सपोर्ट किया गया। तो ये जो प्रोग्राम था इसका मतलब ये था कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बेसिकली जिस एरिया में आप लोग रहते हैं, ठीक है, तो उस एरिया में आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है ताकि लोगों तक सारी चीजें पहुंच सके। मतलब क्या था इसका मतलब, बेसिकली अगर आप लोगों को बोला जाए तो यानी कि अगर कोई शहर है आसपास वाले एरिया में, ठीक है, तो शहर जैसी फैसिलिटी गांव में प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो ये यहां पर बातें बोली गई थी। इसका मतलब ये था कि आप लोग को बोल सकते हैं, तो ये आप लोग बोल सकते हैं प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, या फिर प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी कि जो प्रोविजन है अर्बन एरिया में, शहर में अच्छी एजुकेशन है, शहर में अच्छी हेल्थ है, शहर में अच्छी सर्विस मिलती है, तो उसको क्यों ना गांव में प्रोवाइड करा दो। तो इसको सपोर्ट करने की बात की गई कोविड-19 के टाइम पर भी कि आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा दिया गया था 2003 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ताकि गांव को इंप्रूव करो। गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि इंडिया जो है वो गांव में बसता है। तो ये कैसी स्कीम है, पूरा 2.0 अभी लाई गई यहां पर 2012 में हमारी कंट्री में। तो किस लिए क्या चाहिए थी, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी कि गांव वाले एरिया को आप लोग डेवलप करिए। इसलिए बोला गया ना कि गांव को गोद लेना है, पर लेकिन सही चीजें हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट होते होते टाइम लग जाता है, जिसके चलते दिक्कत देखने को मिलती है। तो पूरा वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में रेस्पॉन्सिबल डिलीवरी जो बेसिक सर्विसेज होती है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 243G, तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, जिसमें आप लोग हेल्थ, सैनिटेशन, साफ सफाई, एजुकेशन, या न्यूट्रिशन, या फिर ड्रिंकिंग वाटर, यार ये तो कम से कम लोगों को प्रोवाइड कराओ ना। अगर देश आजाद होने के 70 साल बाद भी हम लोग ये चीजें प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं उनको, बेसिक रहने की जगह ढंग से, वो सारी चीजें, तो फिर क्या फायदा रह गया इस तरीके से देश के आजाद होने का। तो ये चीजें आप लोगों को ढंग से कम प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो ये जो मैंने आप लोगों को बोला यहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट यहां पर कर रहा है, ठीक है, जिसके चलते लोगों को जो है वो चीजें प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो ये जो सिटीजन चार्टर है एक तरीके का वॉलंटरी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि सर्विस प्रोवाइड कराने के बारे में बात करते हैं, सिटीजन को ध्यान में रखते हुए, लोगों को ध्यान में रखते हुए, अगर उनका कोई टेंशन होती है, उनको कोई ग्रीवेंस होता है, तो उसके बारे में वो बात कर सकते हैं डायरेक्ट आकर। तो ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यानी कि बेसिक चीजें जो आप लोग याद रखेगा, तो वॉलंटरी रिटर्न आप लोग बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट यहाँ पर, जो कि हमारी कंट्री में ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी इस आर्टिकल को लेकर। पर्सनली अच्छा लगा मुझे, आप लोग की क्या रहे आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब यानी कि जिस तरीके से इनकम टैक्स आप लोग पे करते हैं ना, डायरेक्ट टैक्स, इसी तरह कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कंपनी पे करती है, वो कंपनी का इनकम टैक्स होता है। तो अभी इसके चलते यहां पर जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बात की गई, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, इसका मतलब ये कि यार ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कॉर्पोरेट टैक्स जो भी पे कर रहा है ना, मिनिमम एक कॉर्पोरेट टैक्स कम से कम होना चाहिए कि हाँ इतना तो पे करना है, उसके बाद में आप लोगों को पे, इसके बाद में आप लोग अपने हिसाब से जानो। यानी कि ऐसे नहीं कि जब मिनिमम सैलरी तो इतनी देनी है, फिर बाकी आप लोग अपने हिसाब से देखो, तो वो वाली बातें यहां पर की गई। तो G7 कंट्री जो है उनके द्वारा इसके बारे में बात की गई। G7 कंट्री में कौन कौन आता है, तो इसमें आता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 7 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इन कंट्री के द्वारा बोला गया ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए, और जिसको बोला गया कि 15% के करीब कम से कम ये होना चाहिए, इससे नीचे कोई नहीं करेगा काम, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये मान लीजिए
कल को मैं ए नाम की कोई कंपनी बनाता हूं, ठीक है, अगर अपनी कंट्री में काम करेंगे मुझे जो प्रॉफिट होगा उसका मुझे 25% जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। पर लेकिन अगर मैं जाता हूं कहां पर, ऐसे सिंगापुर जैसी या फिर कोई दूसरी कंट्री में जहां पर टैक्स काफी कम है, तो मुझे काफी कम टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई मैंने यहां पर जो पैसा कमाया, मान लीजिए प्रॉफिट हो गया यहां पर 1 लाख हो गया, ठीक है, 1 लाख अगर प्रॉफिट हो गया तो 25,000 गवर्नमेंट को देना पड़ गया। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर दूसरी कंट्री में अगर आप लोग जाएंगे वहां पर पता चला कि 10% ही है, तो वहां पर 10 लाख देने, वो ओनली 10,000 देने, तो 15,000 बच गए। अब ये 1 लाख पर मैंने बताया, सोचिए किसी का प्रॉफिट 1 करोड़ हो गया तो आप लोग समझिए, ठीक है, 25 लाख देने पड़ गए उसको। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, जहां जहां पर उनको लगता है कि कम टैक्स देना पड़ रहा है वहां पर जाकर अपना प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो अभी इसी के चलते बात की जाती है कि हम लोग को जो भी ये चीजें हैं इसको डिस्कस करना चाहिए और कम से कम एक मिनिमम टैक्स तो लाना चाहिए। तो उसी के बारे में बात की गई, मिनिमम टैक्स लाया गया। तो G7 कंट्री जो है वो एग्री हुई इनके ऊपर कि हाँ कैसे चीजों को लेकर चलना है, ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई यहाँ पर। तो इन्वायरमेंट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ रहा है काफी लार्ज स्केल पर, उसको कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बात की गई, ठीक है, और किस तरीके से इन्वेस्टर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं इन चीजों को, फंड को कैसे इकट्ठा करना है। तो कई सारी चीजों पर ये एग्री हुए, यानी कहने का मतलब ये कि अब इनकी आंखें खुल रही हैं। पहले तो ये पूरा इन्वायरमेंट बर्बाद किया सारी चीजें, अब लग रहा है कि हमारी जैसी कंट्री में जो कंपनी आना स्टार्ट हो गई हैं तो इनको लग रहा है कि यार ये तो सारी कंपनी यहाँ पे चलेगी तो हम कैसे झेलेंगे। तो इनको यहाँ पर टैक्स का लॉस होने लगा, बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो वहां पर जाकर काम करने लगी। हमारी कंट्री में भी काफी लार्ज स्केल पर अभी कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम किया गया। तो सारी चीजों की जलन इनको होने लगी, तो इसीलिए यहाँ पर इनके द्वारा ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो रिड्यूस किया जाए ताकि इनकी जो ले लिया में यहाँ पर अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ ऐसा टैक्स का इनको नुकसान हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए पॉलिसी लाई गई और गवर्नमेंट जो है यूएसए की उसके द्वारा सबसे पहले इसको सपोर्ट किया गया। तो G7 की मीटिंग हुई, उसमें ये सारी बातें उभर कर आई। तो यानी कि वो नहीं कहते कि जो अपने जो मगरमच्छ के आंसू दिखाने स्टार्ट किए गए इनके द्वारा, ये हरकतें ध्यान में रखते हुए, तो उसी के बारे में ये सारी बातें थी, ठीक है। तो कंफ्यूजियाना नहीं है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में क्या क्या बातें की जा रही है। एक तो अच्छी स्कीम ये लाई गई कि हमारी कंट्री में 18+ जो एडल्ट हैं, जो हमारी कंट्री में यंग जनरेशन है, उनको बेसिकली जो दवाइयां हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी। और ये किसके द्वारा ये प्रोवाइड कराई जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कराएगा। इतनी जद्दोजहद होने के बाद में इतने सारे राज्य साथ में आए, उन्होंने प्रेशर डाला, इतने सारे न्यूज़पेपर के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, सब यहाँ पर मोदी जी साहब को चिल्ला रहे थे कि यार कुछ करो, तब जाकर यहाँ पर इनके द्वारा ये स्टेप उठाया गया। यानी कि देर आए दुरुस्त आए, पर लेकिन थोड़ा पहले आ जाते तो चीजें आराम से हो जाती, ठीक है। तो अभी क्या किया जा रहा है, अभी यहाँ पर बात करें पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के बारे में, यानी कि बच्चों के लिए पीएम केयर। तो पीएम केयर फंड जो था उसमें से बच्चों के लिए पैसा दिया जाएगा, किसके लिए, जो अनाथ हो चुके हैं, जिनके माँ बाप आज के में इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया, ठीक है, बाल स्वराज, जहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बाल स्वराज क्या है, यहाँ पर ये पोर्टल है बेसिकली इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए। तो पीएम केयर फॉर जो स्कीम है यहाँ पर इसमें बोला गया कि जो भी अपने पेरेंट्स लॉस्ट कर चुके हैं, जिनके पेरेंट्स यहाँ पर इस दुनिया में नहीं है और अकेले बच्चे बच गए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। तो 577 कोविड-19 जो ऑर्फन जो है आइडेंटिफाई किए गए अक्रॉस द कंट्री, जिनके दोनों के दोनों जो माँ बाप हैं आज के डेट में इस दुनिया में नहीं है। तो इससे दिक्कत क्या हो जाती है, ऐसा चल रहा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग होने लगे, उनको गलत तरीके से स्लम डॉग मिलियनर वाली कंडीशन देखने को मिले, तो उनसे यहाँ पर बचाया जाए। तो 10 लाख का कोर्स एक फंड बनाया गया पीएम केयर की हेल्प से यहाँ पर। तो इसमें 18 साल की उम्र तक यहाँ पर ये एक तरीके से मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद में फिर जब 23 साल में यहाँ पर पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ पर एक लमसम मनी यहाँ पर मिल जाएगी, अगर अपनी आगे पर्सनल या फिर प्रोफेशनल यूज के लिए अगर उसको कोई यूज करना चाहता है तो एजुकेशन जो एक्सपेंस है अब तक का यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के थ्रू या फिर स्कॉलरशिप के थ्रू पीएम केयर फंड से यहाँ पर पूरा वहन किया जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट जो है उसका खर्चा उठाएगी पूरा। उसकी हेल्थ के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी। तो ये सारे प्रोविजन देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें हेल्थ के लिए तो हेल्थ केयर इंश्योरेंस है आयुष्मान भारत के तहत, अगर कहीं इलाज करवाना है आसानी से, ठीक है, तो प्रीमियम अमाउंट जो है यहाँ पर पेड किया जाएगा पीएम केयर फंड से जब तक वो 18 साल का बच्चा नहीं हो जाता है। बाल स्वराज कोविड-19 केयर यहाँ पर, तो यहाँ पर एनसीपीसीआर जो है उसके द्वारा यहाँ पर ये डिवाइस किया गया बेसिकली ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड-19 केयर, ताकि बच्चों को देखा जा सके क्या क्या कंडीशन है, क्योंकि उनकी ट्रैफिकिंग ना देखने को मिले। तो डिजिटल रियल टाइम में मॉनिटर किया जाएगा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इकट्ठी की जाएगी। ये न्यूज मुझे पर्सनली अच्छी लगी। यहाँ पर जो डिफेंस के बारे में बात कर रही है, क्या है न्यूज समझ लेते हैं। सेकंड नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट, हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी जो लिस्ट है वो नोटिफाई करती है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट है अभी उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसको बोला गया पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, यानी कि
पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, ये सारा सामान जो थे बाहर से खरीद कर लेकर आते थे, पर लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ही कंट्री में बनाए गए लोगों से ये सामान खरीद रहे हैं। तो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट नाम रख दिया गया इसका, क्योंकि अब बाहर नहीं जाना पड़ रहा है हम लोग को। तो फर्स्ट नेगेटिव जो लिस्ट यहाँ पर 101 आइटम की वो नोटिफाई की गई थी अगस्त 2020 के अंदर में। सेकंड जो पॉजिटिव लिस्ट है अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसके चलते 108 के करीब आइटम है जो कि डिफेंस एक्वाइजेशन जो प्रोसीजर है उसके थ्रू यहाँ पर इनको एक्वायर किया जाएगा, इनके खरीदा जाएगा। और यहाँ पर ये 2021 से लेकर 2025 तक का टारगेट है कि अपनी ही कंट्री के लोगों से खरीदा जाए, ठीक है। जिस तरीके से कंप्राइज करी जाए, अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंसर जो इसी के साथ में यहाँ पर सिमुलेटर वगैरह, वॉर वेपन जैसे कि हेलीकॉप्टर हो गए, नेक्स्ट जनरेशन जो कॉवेट हो गए, यहाँ पर एयर बोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम हो गए, यहाँ पर टैंक हो गए, मीडियम जो पावर रडार फॉर द जो यहाँ पर माउंटेनियर रीजन के लिए होगी, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन वगैरह हो गए, और कई सारे ऐसे इक्विपमेंट जो कि अपनी कंट्री के द्वारा बनाए जाएंगे और उन्हीं से खरीदे जाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, अपनी ही कंट्री में आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग काम कर पाएंगे और इवन दूसरों को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो चीजें हैं वो ढंग से हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और हम लोग अपनी ही कंट्री से अगर सामान खरीद रहे हैं तो हमारी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कल को सिक्योरिटी की बात आए तो उसमें भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा सामान बनाया जा रहा है अपनी कंट्री के लिए, तो खतरा कैसा रह गया। तो सारी चीजें अच्छी अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसके चलते ये सारी बातें सामने निकल कर आई हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। पर्सनली मुझे तो काफी अच्छा लगा ये, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। आइए जल्दी जल्दी जरा सा एक रिव्यू कर लेते हैं, इसके बाद में क्विज का आंसर आप लोगों को देना है। सबसे पहले हम लोगों ने एक कोटेशन देखी, इसी के साथ में शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने जानी। सबसे पहले यहाँ पर जो बात की, जो नर्सिस हैं उनकी लैंग्वेज को लेकर हम लोगों ने बात की, क्या कंडीशन चल रही है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अनिरुद्ध यहाँ पर, तो इनकी रिसेंटली अभी डेथ होगी, जिसको एजे भी बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इनका नाम याद रखेगा, जगन्नाथ, अनिरुद्ध जगन्नाथ, ठीक है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये बात की जा रही है नेशनल हाईवे के द्वारा एक अच्छा ऑफर दिया गया आप लोगों को, अगर कोई कंडीशन देखने को मिले तो याद रखेगा। इसी के साथ में जो यंग जनरेशन की शादी के बारे में बात की गई, क्या कंडीशन चल रही है, ये हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों के सामने था, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की शॉर्ट न्यूज के बारे में, जो एथिक कोड वगैरह जो मैंने आप लोगों को बताया। इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों ने देखी चाइल्ड पॉलिसी के बारे में, चाइना की क्या कंडीशन चल रही है। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने जो बात की यहाँ पर, ये बेसिकली बात की और कई सारे मुद्दों को लेकर अपनी कंट्री में जो पंचायती राज सिस्टम और वो सारी चीजें हम लोग को देखने को मिली। टैक्स के बारे में बात करें तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स, जो कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में हम लोगों ने बात की। इसी के साथ में जो गवर्नमेंट स्कीम है, तो पीएम जो चाइल्ड केयर के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें की, ठीक है। नेक्स्ट डिफेंस के बारे में बात करें तो प्रोक्योरमेंट के बारे में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बातें की। तो ये सारी चीजें थी जो कि हम लोगों ने डिस्कस की। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सबसे पहले यहाँ पर ये बताना है क्लासिकल लैंग्वेज में कौन सी दो लैंग्वेज है, एक सबसे पहली और एक सबसे आखिरी वाली, ठीक है। दूसरा आप लोगों को ये बताना है कौन से पॉलिटिशियन है जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई, उनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। G7 कंट्री के द्वारा जो GMCTR ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, ठीक है। नेगेटिव लिस्ट जो है उसका नाम क्या किया गया चेंज कर पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन, ये बेसिकली किस तरीके के बच्चों के लिए है। इसी के साथ में जो मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, प्रस्तुत किया गया। 2 चाइल्ड पॉलिसी को हटाकर 3 चाइल्ड पॉलिसी किस कंट्री के द्वारा लाई गई है। किसके द्वारा बोला गया कि अगर 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन लग जाती है तो आप लोगों को बिना टोल पे किए हुए निकल जाना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट खुद बोल रही है, ठीक है। यानी कि कमी किसकी है, कमी है कि एडमिनिस्ट्रेशन की, वो इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड ओशन डे की थीम आप लोगों को बतानी है। नंबर ऑफ स्मोकर अगर बात करें अभी जो बढ़ते जा रहे हैं, तो 5 में से कितने लोग हैं जिनकी डेथ हो जाती है। मेल की बात की जा रही है, मैक्सिमम मेल ही आप लोगों को सिगरेट पीते हुए नजर आएंगे, इक्का दुक्का कहीं फीमेल मिल जाएगी। अगर बात करें तो यहाँ पर चाइना इंडिया के बाद में तीसरी सबसे ज्यादा जो स्मोक करने वाली कंट्री कौन सी है। अगर बात करें यूनाइटेड कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया न्यू कॉन्सुलेट जनरल इंडिया का किस कंट्री में, ये बताना है। सेंटर के बारे में अगर बात करें, सेंटर के द्वारा एक्सटेंड की गई डेडलाइन जो मैंडेटरी हॉलमार्क के लिए ज्वेलरी के ऊपर, तो किसकी वजह से इसको एक्सटेंड किया गया। कमेटी का नाम आप लोगों को बताना है, जो यहाँ पर जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बात करती है। इंडिया की रैंक क्या है अगर बात करें हम लोग ट्रेवल और टूरिज्म में इंडिया की, जिसमें जीडीपी को कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा परफॉर्मेंस जो ग्रेडिंग इंडेक्स सामने निकल कर आया। रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को बताना है कि किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर, तो किसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। आइए आंसर देखेंगे तो कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है ओशन डे जो है यहाँ पर ये 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है।
तो थीम है यहाँ पर द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, ठीक है, तो जीवन और जीविका, आजीविका जिसको आप लोग बोल सकते हैं, तो ये थीम यहाँ पर रखी गई है। आगे अगर बात की जाए यहाँ पर, तो बेसिकली 5 में से 1 इंसान मर जाता है, एक मेल मर जाते हैं जो यहाँ पर सिगरेट वगैरह पी जाती है। तो हर जो 5 डेथ हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें से 1 सिगरेट की वजह से हो रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, काफी क्रिटिकल कंडीशन है। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, तो ये टॉप 3 कंट्री है जहां पर सिगरेट दबाकर, बीड़ी दबाकर पी जाती है, यानी खूब अच्छे से पीते हैं। मोलदीव है यहाँ पर अदू सिटी, ठीक है, तो यहाँ पर अभी नया कॉन्सुलेट खोला गया है। मोलदीव की कैपिटल क्या चलिए ये बताइए आप लोग, ठीक है, ये कैपिटल नहीं है, इतना बता देता हूँ। कोविड-19 के चलते अभी यहाँ पर हॉलमार्क वाला जो प्रोग्राम था उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, और कमेटी यहाँ पर है जनरल, जो बेसिकली डायरेक्टर जनरल जो है यहाँ पर प्रमोद तिवारी, ठीक है, तो इनकी कमेटी है जो याद रखेगा। 10th इंडिया की रैंक है यहाँ पर 185 कंट्री में, जो कि ट्रेवल और टूरिज्म के लिए जो जीडीपी में वो जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है। अच्छा खासा टूरिज्म हमारी कंट्री में आता है, ऐसा बोल सकते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में याद रखेगा, तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यहाँ पर जिसको पीजीआई आप लोग बोलते हैं, तो ये इसके बारे में पता होना चाहिए, इनके द्वारा प्रस्तुत ये किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था, डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कल। यूएन की रिपोर्ट है यहाँ पर जो स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर के बारे में, तो ये भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और मेरे साथ में आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। सारा जो लिंक है वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो अच्छे से अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, स्कोर बताइएगा कैसा रहा आप लोग। कई सारे बच्चे ऐसे रेगुलर वीडियो को रेट करते हैं, तो आप लोग भी रेटिंग जरूर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके लेक्चर को जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।